नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आप चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें ये टॉपिक जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। पहले जो पेपर होते थे वे थोड़े उनका लेवल कम होता था, तो उसमें सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते थे। लेकिन ये अब जो पैटर्न आ रहा है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट है और जो आपको हार्ड लगता है वह सरल हो जाए। अब इसमें क्या है कि पैटर्न यदि चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है एग्जाम लेने का पैटर्न, तो उसमें कोपेन, फॉर्मेट्री वार्ता ये सारे पूछे जाते हैं। और जब जब ये BW, HW ये ऐसी चीजें आती है सामने, तो आप उसमें वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोशिश करेंगे कि उसको क्लियर कर सकूं, मैं अच्छे से याद करवा सकूं आपको। और उससे पहले जो है अपन जलवायु से संबंधित थोड़ी सी जो है बेस से देखते हुए चलते हैं, उसके बेसिक को देखते हुए चलते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें अपन को और ध्यान में रखनी है, थोड़ी सी देखते हैं, फिर अपन चलेंगे वही ट्रिक पर। पूरा डिटेल टॉपिक तो नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और समय को ध्यान में रखते हुए ही मैं लेकर आया हूँ। पूरा डिटेल टॉपिक जब अपन सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे उसके अंदर इसको पूरा डिटेल में मैं करवाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूंगा। देखो साथियों, जलवायु आज अपना टॉपिक कौन सा है? जलवायु। जलवायु का मतलब अगर इसको सीधे तौर पर देखा जाए, जल और वायु यानी हवा और पानी। अपन कहीं जैसे कोई बाहर भी जाता है, मारवाड़ू देशावर खूब जना जावे, देशावर जावे और मोटे सूट नहीं हुए, वो कहेंगे हवा पानी सूट को नहीं हो, पानी सूट को नहीं हो, यानी पानी सूट नहीं हुआ, जल वहां के हवा पानी सूट नहीं हो। हवा पानी का मतलब यही है कि जलवायु सूट नहीं हुई। फिर वो वापस आते हैं तो कोई ना कोई कारण बता देते हैं। अब इसमें कुछ शब्द जो है साथियों आपने पढ़े भी होंगे और नहीं पढ़े तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है और इनको ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे मौसम, ऋतु और जलवायु, थोड़ा थोड़ा अंतर है। मौसम क्या है? मौसम मतलब अल्पकालीन परिस्थिति है। अल्पकालीन का मतलब ये 3-4 दिन का भी हो सकता है इसका पीरियड, इसका 3-4 घंटे का भी हो सकता है, तुरंत ही हो सकता है। मान लीजिए मैं जैसे स्टूडियो में क्लास लेने आया, बाहर धूप थी और मैं जैसे क्लास लेकर वापस चला गया, बादल पूरे आ गए और उसके बाद में बरसात का मौसम बन गया, यानी कि एकदम से पलट गया। कहते भी तो है, फिल्मों में डायलॉग सुना होगा आपने, ऐसे मौसम की तरह कैसे पलट गए। यानी कि मौसम जो है अल्पकालीन परिस्थिति होती है जो बदल जाती है, ठीक है ना। ऋतु क्या है? ये मतलब बिल्कुल ही अल्पकालीन। अल्पकालीन ऋतु क्या है? ऋतु वहां के आसपास का वह वातावरण होता है जो लगभग लगभग जो मान के चलते हैं 3 से 4 महीने के अंदर का जो वातावरण बनता है, 3-4 महीने की जो जलवायु मतलब उसकी परिस्थितियां बनती है वह कहलाती है ऋतु के अंदर। यानी ऋतु मान के चलिए कि आप 3-4 महीने की अवस्था होगी उसकी, ठीक है ना। 3 से 4 माह अपन पढ़ते हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, तो 3-4 माह वो परिस्थितियां वैसी रहती है, वो ऋतु कहलाती है। तो जलवायु क्या है? जलवायु साथियों उस क्षेत्र विशेष का, एक क्षेत्र विशेष के अंदर भी वो लगभग 30 से 35 वर्ष की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर उसके जलवायु का निर्धारण किया जाता है। यानी कि लगभग ये एक टाइम पीरियड लंबा हो जाता है, 30 से 35 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वह जलवायु के अंदर आती है। 30 से 40 वर्ष तक लिख लेता हूं मैं, 30-35 समझ लीजिए आप, लगभग लगभग जो है। फिर वहां का वो जैसे अपने राजस्थान की उपोष्ण उष्ण जलवायु, उष्ण वैसे दक्षिण में ही है यहाँ पर, और वैसे पूरी उपोष्ण जलवायु के अंदर आता है ये। तो ये चीजें यहाँ पे समझने लायक है। अब दो शब्द साथियों ये एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, एक दो एग्जाम में पूछा भी था। अब इसमें देखो, एक तो है धुंध और एक है कोहरा। क्या अंतर है? ऐसे देखने पर यही लगता है कि धुंध ही कोहरा है और कोहरा ही धुंध है, लेकिन ऐसा नहीं है। शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है, पता है मुझे, लेकिन यहाँ पर धुंध और कोहरे में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। धुंध में क्या होता है साथियों? जल वाष्प। जल वाष्प, जल वाष्प के अंदर क्या मिलते हैं? धूल के कण। धूल के कण, तब बनती है क्या? धुंध। कोहरे में क्या होता है? कोहरे में ये दो चीजें तो होगी, दो चीजें तो होगी, जल वाष्प और धूल के कण तो होंगे, लेकिन इसके साथ में और क्या मिलेगा? धुआं। क्या मिलेगा? धुआं। तब ये कोहरा बन जाएगा। अब इसमें ये अंतर होता है, और अंतर क्या होगा इसमें? विजिबिलिटी का अंतर होगा, यानी कि देखने की जो दूरी है उसका अंतर होगा। मान लीजिए धुंध के अंदर विजिबिलिटी होती है मान लीजिए कि 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर तक दिखता है, तो इसके अंदर बिल्कुल ही कम दिखेगा, 3 मीटर 4 मीटर तक ही क्लियर दिखेगा, ज्यादा नहीं दिखेगा।
तो आप देखते भी हो कि दिल्ली और उस साइड में जो है सर्दियों में कोहरे की समस्या बहुत ज्यादा होती है, कई फ्लाइटें कई ट्रेन रद्द करनी पड़ती है, तो वो इस कारण होती है, कोहरे के कारण। तो कोहरा जो है इसके अंदर कम दृश्यता होती है, इसमें दृश्यता ज्यादा होती है। इसीलिए देखो किस लिए यहाँ पे दिल्ली में ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा होने से धुआं ज्यादा इनके अंदर मिल जाता है, तो इस वजह से कोहरे का जो प्रकोप है वह ज्यादा रहता है। तो उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा। मानसून की बात करते हैं, मानसून क्या है। देखो मानसून जो है साथियों खोजा गया है यदि किसके द्वारा, तो वह अरबी यात्री है। अरबी यात्री क्या है कि यात्रा पर निकलते थे समुद्रों के जरिए, तो वो जैसे यात्रा पर निकलते तो उन्हें कई तूफानों चक्रवातों का सामना करना पड़ता था समुद्र के अंदर। तब एक हिप्पोलस नाम का व्यक्ति था, क्या नाम था, हिप्पोलस। हिप्पोलस नाम का व्यक्ति था, हिप्पोलस नाम के व्यक्ति ने मानसून की खोज की। तो मानसून की खोज इसने की है, लेकिन मानसून का जो प्रथम अध्ययन है वह इसने नहीं किया है। प्रथम अध्ययन किसने किया है, अल मसूदी। इसे अरब का हेरोडोटस भी कहा जाता है, अल मसूदी को। अल मसूदी गुर्जर प्रत्याहार काल में आया था, आपको पता हो तो, ठीक है ना। दो जने आए थे, एक तो सुलेमान आया था पहले और उसके बाद में अल मसूदी आया था, ठीक है ना। तो अल मसूदी ने इसका सबसे पहला अध्ययन किया जी। मानसून जो शब्द है ना साथियों, ये मौसम का जो शब्द है मौसिम, इस मौसिम शब्द से बना है। और इस मौसिम शब्द का अर्थ क्या होता है, हवाओं का अचानक पलटना, हवाओं का अचानक पलटना इसका अर्थ होता है। तो ये मौसम कहलाता है। एक मौसम का प्रस्फोट भी पढ़ेंगे आप। मौसम का प्रस्फोट ये होता है तेज गड़गड़ाहट, बिजली के चमकने और तेज गड़गड़ाहट के साथ में वर्षा होना, और ये मौसम का मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। तो ये शब्दावलियां हैं, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और भी है बहुत सारी, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ी सी बता रहा हूं ताकि आपका भी समय बच सके, मेरा भी समय बच सके, और जो चीज आपके पास में पहुंचनी है वो पहुंच सके। तो इन शब्दावलियों को ध्यान में रखते हुए अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन आगे चलते हैं साथियों, तो इसमें अब अपन देखेंगे कि इसमें और कौन कौन सी चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। तो ध्यान में रखने लायक जो चीजें हैं उसमें यह है कि अब जैसे आपके तापमान, आर्द्रता, वाष्पोत्सर्जन, ये सारी चीजें अब आपको इसमें कम ज्यादा आपको ध्यान में रखना है। वैसे आपको ध्यान में हो गई, मैं बता देता हूं एक बार। तापमान, ठीक है, आर्द्रता, वाष्पोत्सर्जन, कम ज्यादा क्या ध्यान में रखने हैं कि जैसे तापमान है, एक तो तापमान किससे नापा जाता है, थर्मामीटर, ठीक है। आर्द्रता किस में मापी जाती है, हाइग्रोमीटर, ये पूछे जाते हैं कई बार, हाइग्रोमीटर। वाष्पोत्सर्जन किस में मापा जाता है, ओटोमीटर, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी। अब कम ज्यादा कैसे ध्यान में रखना है, कम ज्यादा में जैसे कि तापमान, सबसे ज्यादा तापमान राजस्थान में कौन से महीने में होता है, जून में होता है। सबसे कम तापमान जनवरी में होता है। सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो चूरू है। सबसे ठंडा जिला भी पूछा जाता है तो चूरू, या चूरू ठंडा भी जल्दी होता है, गर्म भी जल्दी होता है। सबसे गर्म स्थान फलोदी है, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। इस तरीके से कम ज्यादा आपको ध्यान में रखने हैं, ये सभी के अंदर आपको ध्यान में रखने हैं। और ये आपने पढ़े भी होंगे तो इन्हें याद ही करना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी अपनी ट्रिक काम में नहीं आती है, और इसमें ट्रिक काम में लेते हो तो भी वह काम की नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब जैसे आपके वर्षा ऋतुओं की बात करें तो ऋतुएं अपने 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, शीत और वर्षा। इसका कई बार टाइम पीरियड पूछा जाता है साथियों, ध्यान रखना। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु आपके मध्य मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। फिर शीत ऋतु से पहले अपने आ जाएगी कौन सी, ग्रीष्म ऋतु के तुरंत बाद कौन सी आती है, अपने आती है वर्षा ऋतु। जून से लगाकर चलती है आपके सितंबर तक। मोस्ट ऑफ जुलाई और अगस्त में वर्षा होती है। जुलाई में 34% और अगस्त में 33% वर्षा होती है, ये ध्यान में रखना है। फिर आपके आ जाएगा ये अक्टूबर से और यहां तक मध्य मार्च तक। कई बार ये अवधि पूछ ली जाती है इनकी, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें से साथियों जो है अपनी जलवायु जो है ना, इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। कुछ कारक होते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, एक तो आपके अक्षांशीय
और देशांतरीय स्थितियां, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियां प्रभावित करेगी। धरातल प्रभावित करेगा, धरातल प्रभावित करेगा। मृदा की प्रकृति प्रभावित करेगी। समुद्र तट से दूरी प्रभावित करेगी, समुद्र से कितनी दूरी पर है वो प्रभावित करेगी, ठीक है ना। यहाँ का तापमान प्रभावित करेगा, तापमान प्रभावित करेगा। इस तरीके से आपको ये जो प्रभावित करने वाली चीजें हैं इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अपन थोड़ी थोड़ी सब पर नजर डालते हुए आगे चल रहे हैं। अब यदि बात की जाए कि वर्षा ऋतु की, मानसून की बात की जाए, या ये कहा जाए कि अपने राजस्थान में होने वाली अधिकांश वर्षा कौन से मानसून से होती है, तो ये वाली चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। देखो इसमें क्या होता है, जो राजस्थान की अधिकांश वर्षा है साथियों वह दक्षिणी पश्चिमी शाखा से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा से होती है। तो राजस्थान में होने वाली वर्षा सर्वाधिक यदि आपको पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा, मानसून की शाखा से होती है। समझना इस चीज को, दक्षिण पश्चिम शाखा से होती है। ये यहां पे मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। ये हिंद महासागर है अपना, ठीक है, हिंद महासागर है, दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से होती है। यहां से हिंद महासागर से ये उठती है। अब ये तो है अपना अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। अब क्या होता है, दक्षिण पश्चिम, कई जने बंगाल की खाड़ी को पूर्वी शाखा, मतलब पूर्वी शाखा मान लेते हैं मानसून की। ऐसी बात नहीं है। ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है इसकी ही दो शाखाएं हैं। इसकी कितनी शाखाएं हैं, इसकी दो शाखाएं हैं। इसकी कौन कौन सी शाखा है, एक तो अरब सागरीय, अरब सागरीय, और एक बंगाल की खाड़ी। अब ये दो शाखाएं हैं। इसमें भी सबसे सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, इस बात को क्लियर कर देना, ठीक है। फिर अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी। सबसे पहले कौन सी शाखा से वर्षा होती है यदि पूछा जाए तो अरब सागरीय। क्यों, देखो यहां से मानसून उठा है, ठीक है, यहां से मानसून उठा है। अब यहां आते आते ये दो जगह में बढ़ जाएगा, ठीक है। एक शाखा तो चली जाएगी आपके ऐसे यहां से प्रवेश करेगी, और एक शाखा ये जो आ रही है ये सीधी प्रवेश करेगी। तो सीधी प्रवेश करने वाली तो ये तो सीधे रास्ते से, तो ये सीधे रास्ते से राजस्थान पहले पहुंचेगी और इसको पहुंचने में टाइम लगेगा क्योंकि ये घूम के आ रही है। तो ये चीज यहाँ पे आपको अंतर समझना होता है। तो अरब सागरीय जो शाखा है वह पहले वर्षा करती है लेकिन कम वर्षा करती है, कम वर्षा करती। क्यों कम करती है, क्योंकि ये अरब सागरीय देखो शाखा ऐसे प्रवेश कर रही है, ठीक है, और आपने देखा होगा कि अरावली इसके समानांतर है, तो अरावली इसे रोक नहीं पाती, अरावली रोक नहीं पाती तो वो सीधी निकल जाती है, कम वर्षा करते हुए सीधी निकल जाती है। जबकि ये आएगी तो ये आके सीधी अरावली से टकराएगी, और अरावली से टकराने के कारण ज्यादा वर्षा यहीं पे होगी, और इसका वृष्टि क्षेत्र होगा ये, ठीक है ना। वृष्टि क्षेत्र से क्या मतलब है कि यहाँ पे अरावली से टकराने के बाद में बादल फिर खाली होकर निकलते हैं, तो इस तरफ वर्षा कम होती है जैसलमेर साइड, और यहाँ पे अरावली के इस तरफ यानी पूर्वी भाग में क्योंकि टकराकर पूरी मैदानी भाग में बहुत अच्छे से वर्षा होती है। तो ये है। अब इसका जो पहला प्रवेश है साथियों वो बांसवाड़ा से 18 जून के करीब होता है। कब होता है, 18 जून। भारत में कब होता है, 1 जून। भारत में कब होता है, 1 जून को इसका प्रवेश होता है। और कई जगह ऐसे माना जाता है कि 25 मई को ये अंडमान निकोबार के अंदर, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह नीचे है, तो अंडमान निकोबार के अंदर जो है ये पहले 25 मई को ही पहुंच जाता है। तो भारत में 1 जून को केरल के तट से प्रवेश होता है, यहाँ पे राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश होता है। कई जगह बुक में आपको झालावाड़ बताया होगा, बांसवाड़ा से प्रवेश होता है, ठीक है ना। बांसवाड़ा से मानसून का 18 जून को प्रवेश होता है। मानसून यानी कि बारिश के लगभग औसत दिनों की यदि संख्या पूछी जाए तो आपको याद रखना कि राजस्थान में औसत 29 दिन वर्षा होती है। कितने समय होती है, 29 दिन। वर्षा का औसत प्रतिशत पूछा जाए कि कितने सेंटीमीटर के अंदर देखते हैं कितनी वर्षा होती है, तो ये लगभग 57.51 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यही औसत है, यही वर्षा यदि भारत के संदर्भ में पूछी जाए तो वहां 118 सेंटीमीटर होती है। कई किताबों में आपके 125 सेंटीमीटर भी दे रखा होगा, ठीक है ना, ध्यान में रखें। 118 सेंटीमीटर भारत के संदर्भ में पूछी जाए तो होती है। अब यदि मैं बात करूं, मेरे को लग रहा है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से देखना इत्मीनान से, बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूं आपको। अब ये देखो, ये पहले प्रवेश कर गई, ये कर गई, ठीक है। अरब सागरीय जो शाखा है साथियों ये लगभग 10 से 15% वर्षा करती है राजस्थान की, 10 से
15% वर्षा करती है। फिर बंगाल की खाड़ी की शाखा जब यहां से आती है तो ये सर्वाधिक, ठीक है ना, ये सबसे पहले पड़ा था और ये सर्वाधिक वर्षा करती है। तो ये कितनी करेगी, 85 से 90% तक, 85 से 90% तक बंगाल की खाड़ी की शाखा वर्षा करती है। फिर ये तो होगी ग्रीष्मकालीन मानसून है। शीतकालीन भी वर्षा होती है जिसे मावट कहा जाता है। शीतकालीन वर्षा को क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो ये मावट जो है ये फिर आपके शीतकाल में ये आपके भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर से उठा हुआ मानसून होता है जो राजस्थान में बहुत कम वर्षा करता है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में यहाँ करता है, और भारत में भी उत्तरी जो है दिशा में यानी कि उत्तर की तरफ जम्मू कश्मीर और उस तरफ ज्यादा इसकी वर्षा होती है। तो ये जो है साथियों दक्षिण पश्चिम मानसून था और इसे आप उत्तरी पूर्वी मानसून भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी मैंने आपको इसको पक्ष को आपके क्लियर करने की कोशिश की है कि इस चीज को आपको ऐसे ध्यान में रखना है। अब अपन चलते हैं साथियों, इसमें ऐसे तो आंकड़े बहुत सारे हैं, यदि मैं बताना चाहूँ तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो झालावाड़ में होती है। कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है, 40 दिन तक होती है। फिर बांसवाड़ा में 38 दिन तक होती है ना, 90 सेंटीमीटर के करीब होती है। सबसे ज्यादा स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू में 48 दिन तक औसत वर्षा होती है, जिसमें आपके 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे कम यदि पूछा जाए तो सम के अंदर लगभग होती ही नहीं है, जैसलमेर के अंदर ये है। आंधियां सबसे ज्यादा कहाँ चलती है, श्री गंगानगर में चलती है 27। सबसे कम आंधियां कहाँ चलती है। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। वज्र तूफान सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं, जयपुर झालावाड़। ये सबसे कम कहाँ आते हैं, बाड़मेर बीकानेर। बहुत सारी पवनों से भी लू चलती है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लू चलती है। बहुत सारी पवनों से संबंधित भी पश्चिम से आने वाली, अच्छा ये जो है आपके पूर्वैया भी कहलाती है। कौन सी, ये बंगाल की खाड़ी वाली पूर्वैया, क्योंकि पूर्व से आ रही है तो पूर्व से आने वाली, पूर्व से अय्या यानी कि पूर्वैया, ऐसे याद रखें, पूर्व से अय्या। तो पूर्वैया पूर्व से आती है। कई बार इसमें प्रश्न बनता है और लड़के गलत कर देते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं और आपको लेके चलता हूं कोपेन की तरफ। कोपेन को पढ़ने से पहले साथियों अपने सामान्य वर्गीकरण देख लेते हैं। सामान्य वर्गीकरण पहले अपन को ध्यान होना जरूरी है। इसमें मैंने एक एक प्रतिनिधि जिला आपको लिख के दिया है। प्रतिनिधि जिले से क्या होता है, वो एरिया पता चल जाता है, उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है वो उसके अंतर्गत आएगा। तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रखना है। इसमें कैसे कि शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आद्र और अति आद्र, जो ये दिशा है वो वर्षा की मात्रा में यहाँ पे वृद्धि करेगी, क्योंकि इस दिशा से इस दिशा में वृद्धि ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो शुष्क जलवायु का आपको पता ही है जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में सबसे कम होती है और ये 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। अर्ध शुष्क के अंदर यदि देखा जाए तो बीकानेर इसका प्रतिनिधि जिला है। इनको ध्यान में रखें जिससे आपकी चीज क्लियर होती जाएगी, ठीक है ना। अब एक चीज और याद है, मुझे बता देता हूँ बीच में, एक 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, वह रेगिस्तान यानी कि पश्चिमी राजस्थान वाला जो क्षेत्र मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, और एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आएगी। दो चीजें दोनों अलग अलग है। एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगी जो राजस्थान को 2 भागों में बांटेगी। 25 सेंटीमीटर पश्चिमी राजस्थान यानी कि मरुस्थल वाला क्षेत्र है उसे 2 भागों में बांटेगी, और ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो बीकानेर जो आपके 20 से 40 सेंटीमीटर, और इसको ये ध्यान में रखना है। उप आर्द्र जलवायु जयपुर के अंदर, जयपुर इसका प्रतिनिधि जिला है, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा। आर्द्र जलवायु के अंदर सवाई माधोपुर सबसे उधर यदि आप देखेंगे तो ये चीजें इसके अंदर आ जाएगी, 60 से 80। और अति आर्द्र झालावाड़ के अंदर जो है अति आर्द्र, अभी मैंने आपको बताया भी था, जो 40 दिन लगभग औसत वर्षा होती है, और सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ के अंदर। तो झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है, राजस्थान का मासिन राम कहा जाता है। और सबसे ठंडे प्रदेश में यदि देखा जाए तो माउंट आबू सबसे ठंडा है। तो माउंट आबू को राजस्थान का बर्फोयांश कहते हैं। बर्फोयांश रूस के अंदर है जो सबसे ठंडा प्रदेश है, उससे तुलना की जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। तब आप अब कोपेन को अब अपन अच्छे से समझ लेते हैं कि कोपेन और थॉर्नवेट और इनकी ये जो शब्दावली है इनको कैसे याद रखा जाए। अब साथियों व्लादिमीर कोपेन आ चुके हैं अपने टॉपिक के अंदर, काफी इंतजार करवाने के बाद। हाँ, आज की क्लास जो है थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये जरूरी भी है क्योंकि ये बहुत कठिन टॉपिक के अंदर आता है और इसको समझने के लिए ये चीजें समझनी जरूरी है। तो व्लादिमीर कोपेन ने जो वर्गीकरण दिया वो 1918 में दिया था। कई विद्यार्थी कहते हैं कि गुरुजी अक्षर छोटे होते हैं, इसको हाई क्वालिटी में देखा करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। बोर्ड ही छोटा है तो अक्षर छोटे लिखने मजबूरी है अपनी। फिर आपकी समस्या के समाधान के लिए थोड़ा मुझे एग्जाम से फ्री हो जाने दीजिए, फिर बड़ा बोर्ड सेटअप करके
और आपके इस समस्या का भी समाधान कर देंगे। अब देखो इसको याद कैसे रखना है। सबसे पहले तो इन चीजों को समझ लेना। याद रखने का एक तरीका है, या तो आप याद रखें इनके प्रतिनिधि जिले, ठीक है ना। जैसे इसने 4 भागों में बांटा है, ये कोपेन, त्रिवार्ता, थॉर्नवेट, इन सब ने 4-4 भागों में ही बांटा है। सामान्य वर्गीकरण अपना 5 भागों का था। तो इनको याद रखने का ये तो इन्होंने बांटा जो है उष्ण मरुस्थलीय, उष्ण कटिबंधीय, शुष्क, ठीक है, अर्ध शुष्क या स्टेपी, शुष्क शीत या उप आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। यहां से सवाल नहीं बनते हैं, इस तरीके से सवाल नहीं पूछे जाते। सवाल कहां से पूछे जाते हैं, BWHW क्या है, BSHW क्या है, AW, CWG, कई बार तो मैप देकर ही सीधा पूछते हैं और वहीं पे बकरी डब्बे में आती है ना। उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं आपके, ताकि वह चीज आपके आगे कंफ्यूज नहीं हो। ये किस तरीके से दिया जाता है, ये BWHW, BSHW, इनकी एक शब्दावली बनी हुई, इनके मानक बने हुए हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एडिट कर साथ में बता सकूं। हर एक, जैसे कि B है तो इसका भी एक अलग निकलेगा, W है, H है, W है, इन सब की एक एक अल्फाबेट से अलग अलग जो है मानक इनके निश्चित किए हुए वे निकलते हैं। उन सबको जोड़कर फिर ये इस तरीके से वर्गीकरण किया हुआ है। यदि किसी को पढ़ना हो तो वह इसमें देख लेना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप यदि आप चाहोगे तो डाल दूंगा। तो इसको बाकी ये इतनी डिटेल में अभी आपको इस चीज को इस तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे याद रख लेना। अब कैसे याद रखा जाए, ये यहाँ से प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे याद रखा जाए, याद ऐसे रखा जाए साथियों कि देखो सबसे बड़े बड़े जिले राजस्थान के किस तरफ है, इस तरफ पश्चिमी तरफ है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सारे इस तरफ ही है। तो सबसे बड़े बड़े यानी कि सबसे भारी भारी कह दें अगर तो वेट यानी डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू ज्यादा है वह आएगा अपने इस तरफ। वेट ज्यादा है यानी कि बड़े जिले हैं तो डब्ल्यू ज्यादा है, तो वह आ जाएगा साथियों आपके इस तरफ, ठीक है ना। बीकानेर इसका यहाँ पे लगभग बीकानेर इसका प्रतिनिधि जिला मैंने बताया है, तो BWHW, ठीक है, BWHW, 2 बार W है तो उसको ले लेना है सीधा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके आएगा एक BSHW, क्या आएगा, इनके मतलब ये एरिया थोड़ा इधर उधर हो सकता है, देख लेना वो आप, तो इसको इस तरीके से याद करना। फिर आएगा BSHW, तो BS, एक W कम हो गया, BSHW, एक W कम हो गया तो थोड़ा सा इधर खिसकना पड़ेगा क्योंकि वेट ज्यादा था तब तो इधर आए थे अपन, अब थोड़ा सा कम हो गया तो इधर खिसकना पड़ेगा। अब एक इसको लेते हैं अपने CWG जो है ये यहाँ आएगा, क्यों आएगा साथियों, जी से आपको ये ध्यान रखना, ग्राउंड यानी कि मैदान, मैदानी भाग कहाँ है, मैदानी भाग यहाँ होगा, वहीं पे ये जाएगा। और अब ये रहेगा नीचे वाला क्षेत्र, तो इस पीछे एक ही चीज बची है अपने, कौन सी बची है, जो 2 अक्षर ही है और 2 सेट हो जाए यहाँ पे, ऐसे याद रख लेना क्योंकि ये अपने दोनों भाग अलग अलग दिख रहे हैं और यहाँ पे सेट हो जाए तो AW यहाँ आराम से सेट हो जाएंगे, ठीक है ना। ए इधर आ गया, W इधर आ गया, इनके कोई आपस में झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा टंटा बिल्कुल ही कौन है, ठीक है। BWHW ज्यादा वजन था, इस तरफ आ गया पश्चिमी तरफ। BSHW तो बीच में है, देखो एक W कम हो गया बीच वाला, तो यहाँ पे बीच के अंदर आ गए। फिर CWG यानी कि ग्राउंड यानी मैदान में चले गए और AW नीचे बढ़िया सेट हो जाते हैं। इस तरीके से आपको याद रखने का तरीका ही है ना। समझना तो क्या है ये चीज, अब जलवायु में आप इन सब शब्दों को समझ चुके हो तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। इनके प्रतिनिधि जिले आप अच्छे से याद रखें और ये चीज समझनी है, तो ये चीज समझनी है और यहाँ पे ये अपने गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यहीं से सीधा पूछा जाता है। अब प्रतिनिधि जिले से पूछ ले, चाहे ऐसे पूछ ले, चाहे कैसे भी पूछ ले, अपने प्रश्न गलत यहाँ पे नहीं होगा। अब इसी के आगे मैं आपको लेकर चलूंगा त्रिवार्ता की तरफ। पहले यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखो साथियों, आपको यदि कोपेन अच्छे से याद हो गया तो त्रिवार्ता को समझने में इतनी समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल आसान है। कोपेन याद करना है बहुत अच्छे तरीके से, आपको बता दिया मैंने। त्रिवार्ता को कैसे याद किया जाए, तो त्रिवार्ता देखो सबसे पहले तो इन्होंने वर्गीकरण किसके आधार पर दिया है ये पूछा जाता है। इसमें वर्षा ज्यादा मायने रखती है, वर्षा और वनस्पति तो सभी देते ही हैं, वर्षा और वनस्पति अपने कोपेन की जो है वनस्पति के आधार पर ही है पूरा जो वर्गीकरण। अब चलते हैं, अब इसमें क्या किया है त्रिवार्ता ने, कुछ नहीं करना है अपन को ज्यादा। इसने क्या किया है कि एक तो W हटा दिए, एक W हटा दिया है, क्या जैसे BWHW था यहाँ, ठीक है, तो BWHW की जगह एक W हटा दिया, एक W यहाँ से हटाया तो एक W यहाँ से भी हटेगा, तो ये W यहाँ से भी हटेगा, ठीक है ना। बस इन W को हटाना है, लेकिन ये नीचे वाला नहीं हटेगा, क्यों, इसके पास तो एक ही था तो इसको नहीं हटाया। नीचे वाला है, ये नीचे वाला एरिया के इतना ध्यान में नहीं आता फटाफट, तो इसको नहीं हटाया, इसको ऐसे का ऐसे रखा।
तो क्या किया इसने, BWH, एक W हटा दिया, BWH और प्रतिनिधि जिला बीकानेर की जगह जैसलमेर कर दिया, तो BWH एरिया यही रहेगा। और BSHW था तो BSH नागौर, इसका प्रतिनिधि जिला भी यही है। और यहाँ पे क्या किया, CWG था, इसकी जगह क्या कर दिया, CAW कर दिया, CAW कर दिया। यहाँ पे इसने ये चेंज किया है, सिर्फ CAW जो ग्राउंड वाला था अपने G को हटाकर इसने W वहां पे डाल दिया, और AW ऐसे कैसे। तो त्रिवार्ता में इतनी समस्या आने वाली नहीं है, मैंने तो यहाँ ध्यान रखना है BWH, BSH, CAW और AW नीचे है जो है ही। यहाँ पे एक प्रतिनिधि जिला चेंज किया, यहाँ एक प्रतिनिधि जिला, बाकी सारा वर्गीकरण लगभग त्रिवार्ता का ऐसे ही है। कॉपेन याद किया है अच्छे से, तो त्रिवार्ता में समस्या बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, थॉर्नमेट का थोड़ा अलग आएगा, जो मैं अब बताऊंगा आपको थॉर्नमेट का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। थॉर्नमेट का तो थोड़ा वर्गीकरण है थोड़ा सा साथियों, इसमें शब्दावली वापस अलग आ जाती है कॉपेन और त्रिवार्ता के मुकाबले। तो इसमें साथियों आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें हैं आज शुष्क वगैरह। इसमें एक तो ये CAW, DAW, DBW और EAD, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन EAD को लेते हैं, क्योंकि मैंने इसमें लिखा है जैसलमेर, तो EAD को अपन यहाँ ध्यान में रखना है। अब इसमें कैसे याद रखें साथियों, देखो जैसलमेर और ये मरुस्थली साइड जो एरिया है एक तरफ पड़ जाता है। मारवाड़ी में क्या करें, एक के पाड़े, यानी एक के पाड़े पढ़ियो, कोई भी नहीं पूछे, ठीक है नहीं, तो एक के पाड़े यानी कि, या फिर आप हिंदी में कह दो एक तरफ, ठीक है। तो एक तरफ आप कहोगे, व्हाट्सएप मैसेज में यूं ही लिखो एक, ठीक है। तो एक यानी कि ई जिसमें आए वो आ जाए आप रहे इस साइड, ठीक है ना। तो EAD आपको ले लेना है इस तरफ, पहले सबसे पहले इसको अलग कर देना। फिर यदि मुझे ये बताओ कि कोई अकाउंट की तैयारी करता है, कॉमर्स की तैयारी करता है, तो उसको कहा जाता है कि आप कॉमर्स के अंदर सबसे बढ़िया कौन सी जॉब लेना चाहोगे, तो वो कहेगा कि मैं CA बनना चाहूंगा। क्या बनना चाहूंगा, CA बनना चाहूंगा, ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA बढ़ेंगे तो जैसे जैसे फिर महंगाई बढ़ेगी, कोई भी बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट जो क्या करती है, DA बढ़ाती है, CA के बाद में फिर DA बढ़ाती है, DA बढ़ाती, DA नहीं बढ़ाए तो फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, कोर्ट में सिंगल बेंच से काम नहीं चला तो डबल बेंच में जाना पड़ता है, डबल बेंच में भी जाना पड़ता है, यानी कि CA DA DB ऐसे याद रख लेना, नीचे से ऊपर चलना है, CA DA DB, CA DA DB ऐसे याद रखना, कुछ भी नहीं करना है बिल्कुल। EAD को साइड में एक तरफ, EAD यानी एक तरफ ले लिया इसको, उसके बाद में CA DA DB, ठीक है, CA DA DB, CA DA DB कर दिया। अब क्या है, सिर्फ WW तो लगाना, WWW बस, W तो सब में कॉमन है, WWW, ये समस्या का समाधान हो गया, CA DA DB हो गया और WWW ही लगाना है, और बस ये प्रतिनिधि जिले मैंने आपको दे ही दिए हैं। और ये EAD को साइड में ले लेना, CA DA, अब BWHW पूछे उसमें यहाँ, BSH पूछे यहाँ, AW पूछे नीचे, कहीं समस्या ही नहीं है ना। CA DA DB और WWW लगाना है और EAD को एक तरफ ले लेना है। तो ये याद रखने का तरीका होता है साथियों, अच्छी तरीके से याद कैसे रखा जाए, पढ़ते समय कंसेप्ट सारा समझ में आ गए, याद कैसे रखा जाए उसका ये तरीका है। उम्मीद मैं कर रहा हूं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। जलवायु का टॉपिक मेरे ख्याल से अब आपको कोई समस्या इसमें रही नहीं होगी। वैसे डिटेल टॉपिक इसमें बहुत सारे तथ्य हैं जो एक और क्लास की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अपन लेंगे फिर सेकंड ग्रेड के उस समय में। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो शेयर जरूर करेंगे, उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं जिन तक अभी तक अपनी क्लासेस पहुंची नहीं है। फिर वो कहते हैं सर हम आपसे बाद में जुड़े, पहले जुड़ जाते तो ये हो जाता वो हो जाता, तो उन तक पहुंचाने की कृपा करें। आप सभी समर्पित विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा समर्पण अपने चैनल के प्रति भी दिखाएं और पहुंचाने की कोशिश करें। हौसला हमारा बढ़ता है, डेफिनेटली निश्चित तौर पर आपको अच्छी क्लास देने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, दे देता हूँ टाइम।